हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं नॉर्मलिटी फॉर क्लास 12th। प्रीवियस वीडियो में हम मोलरिटी एंड मोलरिटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे नॉर्मलिटी क्या होती है। तो फर्स्टली हमें नॉर्मलिटी की यूनिट पता होनी चाहिए। क्या होती है यूनिट? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसी यूनिट के थ्रू हमें नॉर्मलिटी को डिफ़ाइन करना है। तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट जो अपर पोर्शन में है वो किसके होते हैं? सोल्यूट के। और जो लीटर में वॉल्यूम है वो किसका रहेगा? सॉल्यूशन का। तो हम इसको किस टाइप से डिफ़ाइन करेंगे? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो आपके डेफिनेशन यही है कि जब भी हम ग्राम इक्विवेलेंट जो सोल्यूट के रहेंगे उन्हें डिज़ोल्व करेंगे किस में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो किसके इक्वल माना जाएगा? नॉर्मलिटी के। नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के थ्रू। अब हम इसी यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे? इसी यूनिट के थ्रू हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस टर्म में? लीटर की टर्म में हम मेज़र करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ जान लेते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर माना जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है किसके? मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास के। जिस टाइप से हमने मोल नंबर किया था, मोल नंबर में क्या था? मास इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर मास। जबकि ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है? मास इन ग्राम में रहेगा सोल्यूट का, बट अपॉन में हम यहाँ सोल्यूट का मोलिकुलर मास नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? नॉर्मलिटी इक्वल किसके हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है? W/E। तो ग्राम इक्विवेलेंट के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? मास इन ग्राम मीन्स W अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम किससे लिखेंगे? E से। उसके बाद क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी आपका न्यूमेरिकल में वॉल्यूम मोस्टली मिलीलीटर में गिवन होता है। तो जब भी हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, और ये 1000 कहाँ पहुँच जाएगा? अपर पोर्शन के साथ। नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसका कंसेप्ट पता करना है? हमें कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास कि जो इक्विवेलेंट, क्योंकि मोलिकुलर मास तो हम मोलिक्यूल्स के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं ईजिली, बट इक्विवेलेंट मास का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम, अगर हमारे पास कोई एसिड है तो हमें इक्विवेलेंट मास किसके लिए कैलकुलेट करना है? फॉर एन एसिड। तो जब भी हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड बताते हैं तो हमें क्या करना है? हमें मोलिकुलर मास रखना है किसका? जो भी एसिड गिवन है अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड, और एसिड की हमें बेसिसिटी रखनी है। अब एसिड की बेसिसिटी होती क्या है? कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन्स फर्निश करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी ऑफ द एसिड। फॉर एग्जाम्पल, एसिड हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम ले लें नाइट्रिक एसिड। तो इसकी बेसिसिटी क्या है? 1 है। तो आप कैसे करोगे? क्योंकि अगर हम HCl को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे हमें कितने H पॉजिटिव आयन मिले? 1। तो जितने H पॉजिटिव आयन हमें मिलेंगे ब्रेक करने पर वही क्या होगी? बेसिसिटी। तो इन दोनों की, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर नाइट्रिक एसिड हो, कितनी रहेगी बेसिसिटी? 1। नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करेंगे तो हमें कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे? 2। तो 2 H पॉजिटिव आयन मिलने से इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसका रहेगा? COOH का होल ट्वाइस। किसका फॉर्मूला है ये? ऑक्जेलिक एसिड। जब भी हम ऑक्जेलिक एसिड को ब्रेक करते हैं तो इससे भी हमें कितने H पॉजिटिव आयन मिलते हैं? 2। तो बेसिसिटी क्या रहेगी ऑक्जेलिक एसिड की भी? 2। नेक्स्ट H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 इसमें हमें H पॉजिटिव कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो यहाँ हमारी बेसिसिटी कितनी रहेगी? 3। नेक्स्ट है H3PO3। अब यहाँ हमें समझना है कॉन्सेप्ट इन दोनों में कि दोनों में H पॉजिटिव आयन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें लग रहा है कितनी होनी चाहिए? 3 ही ये H पॉजिटिव आयन देगा और 3 ही ये देगा, बट ऐसा नहीं है।
यहाँ हमें ब्रेक करने पर 3 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या रहेगी 3, जबकि H3PO3 में हमें कितने मिलेंगे 2। अब ऐसा क्यों होता है इसके स्ट्रक्चर से जान लेते हैं हम। यहाँ आपको स्ट्रक्चर गिवन है H3PO4 की, तो H3PO4 में यहाँ आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पता है फॉस्फोरस क्या रहता है पेंटावैलेंट, इसकी वैलेंसी 5 रहती है, इसीलिए 5 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड किसके साथ आएंगे इसके ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा 3 OH के साथ। अब क्या होता है इन OH के बीच में एक बॉन्ड रहेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, क्योंकि हमें पता है अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या है ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या रहेगा इस पर ये ईजिली H पॉजिटिव आयन यहाँ से तीनों क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी रहेगी 3। लेकिन H3PO3 में क्या रहेगा, ये जो आपके कितने H पॉजिटिव मिलेंगे यहाँ से ओनली 2। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो हमारा ये ब्रेक ईजिली हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाएंगे, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा ईजिली H पॉजिटिव। तो यहाँ ये 2 में तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो H है ये क्या है, यहाँ फॉस्फोरस तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इतना जितना कि ऑक्सीजन है, तो ये ईजिली ब्रेक नहीं होता, इसीलिए यहाँ से हमें ओनली कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे 2। तो आपको याद रखना है H3PO4 अगर है तब बेसिसिटी कितनी रहेगी 3, लेकिन अगर H3PO3 है तब क्या रहेगी बेसिसिटी। अब हम इक्विवेलेंट मास निकाल के देख लेते हैं किसका H2SO4, कि अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम इसका इक्विवेलेंट मास किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल किसके रहता है, मोलिकुलर मास किसका रखना है H2SO4 का, और मोलिकुलर मास को किससे डिवाइड कर देना है बेसिसिटी ऑफ H2SO4। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 कितना रहता है 98। या आई होप आपको पता होगा किस टाइप से निकालेंगे हम H2SO4 का मोलिकुलर मास। आपके जितने भी एटम हैं उन सब के एटॉमिक मास को क्या कर देना है सम, तो सम ऑफ एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा मोलिकुलर मास के। तो यहाँ H के कितने एटम है 2, तो हम कर देंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रहता है 1। उसके बाद नेक्स्ट एटम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट से सल्फ़र, तो इसका हम ऐड करेंगे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है, लेकिन हमें यहाँ एटॉमिक मास रखना है, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर का डबल हो जाएगा 32 प्लस। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है 16 और इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, तो हमें क्या कर देना है 4 इंटू 16, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल 98। अपोन में बेसिसिटी रखनी है, तो H2SO4 की अगर हम देखें तो कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे हमें यहाँ 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी 2, और 98 को 2 से डिवाइड करने पे इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा 49। नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास देख लेते हैं किसके लिए, बेस के लिए। अगर हमें कोई बेस गिवन है और उसका हमें इक्विवेलेंट मास बताना है, तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस इक्वल होता है किसके, मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस। सिर्फ क्या डिफरेंस है, अगर कोई एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी बतानी है, और अगर बेस है तो आपको क्या रख देना है यहाँ एसिडिटी। ठीक है, अब आइए जानते हैं एसिडिटी क्या होती है। तो अगर आपका एसिडिटी क्या है, कोई भी बेस जितने H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा वो किसके इक्वल होंगे एसिडिटी के। फॉर एग्जाम्पल NaOH, कास्टिक सोडा और KOH, इनको अगर हम ब्रेक करें तो ब्रेक करने पर हमने यहाँ देखा ये क्या है Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो हमें यहाँ इससे कितने OH निगेटिव मिले 1, इसीलिए इस बेस इन दोनों बेस की एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, तो हमें यहाँ कितने OH मिलेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करें CaOH का होल ट्वाइस तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा Ca2 प्लस 2OH निगेटिव। तो हमने देखा जब हमने सिलेक्ट लाइम को ब्रेक किया तो हमें कितने OH निगेटिव आयन मिले 2, तो जितने OH निगेटिव आयन हमें दे रहा है ब्रेक होने पर वही क्या रहेगी एसिडिटी। नेक्स्ट LOH का होल थ्राइस, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें कितने OH निगेटिव आयन मिलेंगे 3,
तो इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 3। आइए एक एग्जाम्पल जान देते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। अगर हमें NaOH के इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोलिकुलर मास रखेंगे NaOH का और अपोन में, क्योंकि ये एक बेस है तो हमें इसकी क्या रखनी है, एसिडिटी। अब इसका NaOH का मोलिकुलर मास कितना आता है 40। किस टाइप से आएगा, क्योंकि Na का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 प्लस एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना रहेगा 1। तीनों एटम के एटॉमिक मास को सम करने पे हमें क्या मिल जाएगा, NaOH का मोलिकुलर मास 40 अपॉन एसिडिटी। अब एसिडिटी कैसे चेक करनी है हमें कि NaOH में हमें कितने OH निगेटिव मिलेंगे, तो क्लियरली दिख रहा है कितने मिलेंगे 1। इसीलिए NaOH का मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों क्या रहेंगे 40। लास्ट हम जान लेते हैं किसी साल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास हमें किस टाइप से कैलकुलेट करना है। तो फॉर ए साल्ट इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है किसके, मोलिकुलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी अगर साल्ट है, क्योंकि हमें पता है ना, अगर साल्ट में हम जनरली NaCl को ही देख लें तो साल्ट कब मिलता है, जब जिसमें एक कैटायन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एनायन। तो किसी भी साल्ट का जब भी हम इक्विवेलेंट मास बताते हैं तो हमें क्या करना है, पूरे साल्ट का क्या करना है, मोलिकुलर मास अपोन में हमें डिवाइड किससे करना है, जितना भी कैटायन पर प्लस चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में अगर हम देखें तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा कैटायन पर, क्योंकि कैटायन क्या है यहाँ Na2CO3, एक Na पर +1 होता है, कितने कैटायन हैं 2, तो आपका यहाँ टोटल प्लस चार्ज कितना रहेगा 2। तो इसीलिए हम क्या रखेंगे यहाँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन अगर Na2CO3 के लिए रहेगा 2। नेक्स्ट Al2SO4 का होल थ्राइस। अब हमें यहाँ पता है एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम एटम पर +3 आएगा और हैं कितने यहाँ 2, तो टोटल कितना हो जाएगा +6। किस टाइप से, Al2SO4 का होल थ्राइस। SO4 पर क्या आता है 2 निगेटिव, 3 2 -6। Al पर क्या आता है +3 और ये कितना हो जाएगा 3 2 +6, तो टोटल प्लस चार्ज कितना हुआ 6। तो हमें यहाँ क्या रखना है इसके लिए 6। AlCl3। अब यहाँ हमें पता है Cl पर -1 आता है तो -3 हो जाएगा, तो एल्युमिनियम पर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा +3, तो यहाँ आ जाएगा 3। हम जान लेते हैं कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 कि Na2CO3 जो एक साल्ट है इसका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या देखा था फॉर्मूले में कि इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर मास के अपॉन पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो Na2CO3 का मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, Na के कितने आइटम है 2, तो 2 इंटू और एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23। फिर नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या कर देंगे प्लस, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने आइटम है 3, तो हमें क्या कर देना है 3 की मल्टीप्लाई एटॉमिक मास से करनी है किसके, ऑक्सीजन के, मतलब 16 से। अपोन में हमें क्या कर देना है कि जो भी हमारा कैटायन है उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो Na के एक एटम पर +1 होता है, 2 हो जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो इसको डिवाइड करने पे, इसको सब करने पे 106 आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा 53। आइए अब हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम मोलारिटी कंप्लीट कर ही चुके हैं और इस वीडियो में हम नॉर्मलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, कि नॉर्मलिटी जो टर्म है और मोलारिटी इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना है। नॉर्मलिटी इक्वल होती है किसके, मोलारिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। अब क्या करना है आपको, अगर आपको मोलारिटी गिवन है और आपको फाइंड करनी है नॉर्मलिटी, तो सिर्फ आपको मोलारिटी में किसको ऐड कर देना, किससे मल्टीपल कर देना है। अगर कोई बेस है तो उसके आपको एसिडिटी रख देनी है, और अगर किसी बेस की नॉर्मलिटी फाइंड कर रहे हैं हम तो उसकी क्या रख देनी है एसिडिटी, और एसिड की क्या रखनी है बेसिसिटी।
उसके अलावा हम जानते हैं मोलरिटी किसके इक्वल होती है, W/m/V। तो आप m के प्लेस पर क्या ये भी रख सकते हो, मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V। m के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, W/m/V। और क्या आ जाएगा, या तो एसिडिटी आएगी किसके लिए, बेस के, या फिर बेस होगा तो हम क्या रख दें, सॉरी एसिड होगा तो हम क्या रख देंगे, बेसिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप अगर मोलारिटी गिवन है और आपको नॉर्मलिटी फाइंड करनी है तो आप ये डायरेक्ट इसको ऐड करिए, और अगर आपको नॉर्मलिटी ही फाइंड करनी है तभी भी आप इसको अप्लाई करिए। क्या है, सिर्फ नॉर्मलिटी इक्वल टू W/m/V, और इसी में आपको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है एसिडिटी या फिर बेसिसिटी से। आइए अब हम नॉर्मलिटी के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m ऑक्सैलिक एसिड। तो अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा था उसी के बेस्ड न्यूमेरिकल है ये। क्या गिवन है आपको, मोलारिटी गिवन है। देखो अगर कभी भी वैल्यू के बाद कैपिटल M है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये आपको वैल्यू किसकी गिवन है, मोलारिटी की। अगर आपका यहाँ कैपिटल N होता तो उसका मतलब होता नॉर्मलिटी की वैल्यू, और अगर आपका वैल्यू के बाद मोलर लिखा हुआ है तब आपकी वो वैल्यू होती है मोलारिटी की। ठीक है, तो फिलहाल अभी किसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, मोलारिटी की वैल्यू गिवन है, और नॉर्मलिटी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो गिवन दैट मोलारिटी इक्वल किसकी इतनी वैल्यू है, 0.2। ठीक है, और नॉर्मलिटी आपको फाइंड करनी है, किसके लिए फाइंड करनी है, ऑक्सैलिक एसिड के। तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि हमें पता है नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन पढ़ा था हमने कि अगर इन दोनों का रिलेशन है और कोई एसिड गिवन है तो हमें उसकी क्या रखनी पड़ती है, बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितनी रहेगी, 2, क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी एसिड की, 2। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल मोलारिटी इनटू, क्योंकि एसिड था तो हम क्या रखेंगे, बेसिसिटी। तो मोलारिटी कितनी गिवन है, 0.2, और बेसिसिटी कितनी है ऑक्सैलिक एसिड की, 2, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.4। तो नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, 0.4। अब इस नॉर्मलिटी के आपको यूनिट पता होने चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और आप इसको और किस टाइप से लिख सकते हो, 0.4 n, इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl है, जो एक क्या है, साल्ट है, किसमें डिज़ोल्व है ये, 100 ml ऑफ वाटर में। तो आपको याद रखना है जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं वो क्या रहता है, हमारा सोल्यूट। यहाँ सोल्यूट क्या रहेगा, NaCl। तो करते हैं न्यूमेरिकल। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या गिवन है हमें, W मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, कितना गिवन है, 5.85 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम गिवन है कितना, 100 ml। तो मास इन ग्राम में अगर हमारे पास सोल्यूट का है तो हमें मोलिकुलर मास मीन्स M की वैल्यू भी निकालनी है। तो मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा NaCl का, Na का एटॉमिक मास होता है 23, Na के एटॉमिक मास में क्लोरीन को ऐड कर दो, क्योंकि सम ऑफ एटॉमिक मास ही क्या होता है, मोलिकुलर मास। और एटॉमिक मास ऑफ Cl कितना रहेगा, 35.5। दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 58.5। उसके बाद अगर हमारे पास साल्ट गिवन है तो हमें साल्ट, क्योंकि हम इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास में हमें साल्ट की किसकी नीड होती है, पॉजिटिव चार्ज, कि जो भी साल्ट है उस पर कितना पॉजिटिव है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा Na पर, 1। फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, W/E/V। W क्या है, मास इन ग्राम, E इक्विवेलेंट मास, और V क्या रहेगा, वॉल्यूम। अब हमें पता है इक्विवेलेंट मास जो होता है वो क्या होता है, अगर हम किसी साल्ट के लिए निकालते हैं इक्विवेलेंट मास तो हमने पढ़ा था हमें क्या रखना होता है, मोलिकुलर मास अपॉन में पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहाँ क्या किया, इक्विवेलेंट मास के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, M अपॉन चार्ज होता है तो चार्ज हमने कहाँ रख दिया, अपर पोर्शन के साथ। तो इक्विवेलेंट मास के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, M अपॉन चार्ज, चार्ज ऊपर गया। उसके बाद W की वैल्यू हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 5.85,
मोलिकुलर मास की वैल्यू हमारे पास कितनी रही थी 58.5 ग्राम। वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml और ये वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में गिवन है, इसीलिए मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड होगा तो 1000 भी कहाँ चला जाएगा अपर पोर्शन के साथ। और चार्ज कितना है 1। तो उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और उसके बाद 3 0 कैंसिल हो जाएंगे 1000 से। 585 को हम 585 से कैंसिल किया हमने और हमारे पास नॉर्मलिटी की वैल्यू कितनी आ गई है 1। यूनिट क्या होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।